स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर जो 5 था उसका लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है साबुन और अपमार्जक। ये 9 नंबर का या 9 अंक का लेसन है। इसमें से ये जो टॉपिक है साबुन और अपमार्जक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर बार बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। साबुन और अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक अपन देखते हैं कि साबुन अपन नॉर्मल जो नहाने की या कपड़े धोने की साबुन और डिटर्जेंट जो पाउडर के रूप फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो वो डिटर्जेंट होते हैं। तो ये जो डिटर्जेंट वर्ड है इसका मतलब क्या है? तो ये जो डिटर्जेंट है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है डिटर्जर। डिटर्जर से बना है, जिसका उस लैटिन भाषा में अर्थ होता है टू वाइप क्लीन। टू वाइप का मतलब होता है पोंछ कर और क्लीन का मतलब साफ कर देना। तो उसको साफ करना या स्वच्छ करना। तो इसका अर्थ हो गया स्वच्छ करने वाला या साफ करने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है स्वच्छ करने वाला या साफ करने वाला। जब अपन पोंछ कर किसी को साफ करते हैं तो उसके लिए अपने एक वर्ड काम में आता है, लैटिन वर्ड डिटर्जर, और उसी से बन गया डिटर्जेंट। तो ये आपको याद रखना है कि डिटर्जेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है और उसका अर्थ क्या होता है, साफ करने वाला या स्वच्छ करने वाला या टू वाइप क्लीन। अब बढ़ते हैं अपन साबुन को। देखो तो साबुन भी ये एक साफ करने वाला या स्वच्छ करने वाला एक अपमार्जक ही होता है। तो साबुन भी एक प्रकार का अपमार्जक है। अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट का मतलब क्या हो गया, साफ करने वाला या स्वच्छ करने वाला। तो साबुन भी एक स्वच्छ करने वाला पदार्थ ही है। इस कारण हम कहेंगे कि साबुन भी एक प्रकार का अपमार्जक है। या अपमार्जक का मतलब क्या हो गया, टू वाइप क्लीन या स्वच्छ करने वाला। तो साबुन भी एक तरह का अपमार्जक हो गया। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। साबुन जितने भी स्वच्छ करने वाले पदार्थ होते हैं उसमें सबसे पुराना है। ये जो आप ये जो डिटर्जेंट अपन यूज़ करते हैं ये प्रयोगशाला के अंदर बनाए हुए हैं। ये मैन मेड है, कृत्रिम है और संश्लेषित किए गए हैं। तो ये एक नेचुरल होता है साबुन। नेचुरल जो ऑयल होते हैं, अपने तेल होते हैं, उसी से बनाए जाते हैं। तो अपन देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। अभी इसकी डेफिनेशन जो परिभाषा है वो परीक्षा में पूछी जाती है कि ये साबुन होता क्या है। तो आपको याद रखना है साबुन क्या होता है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब होगी लंबी। लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले, लंबी कार्बनिक श्रृंखला का मतलब होता है जैसे ये कार्बनिक श्रृंखला है CH3 CH2 CH2 फिर CH2, मतलब 12 से 18 कार्बन होते हैं। देखो इसमें CH2 CH2 फिर CH2 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 और फिर आगे CH2 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 और फिर ये होता है COOH। इस तरह से ये वसीय अम्ल होते हैं। अब क्या होता है कि इनकी अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो साबुन बनेगा। तो ये बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, देखो ये वसीय अम्ल होते हैं। अम्ल में ये COOH समूह होता है, तो ये अम्ल होते हैं। तो ये जैसे नारियल के तेल में होते हैं या ताड़ के तेल जो पाम का ऑयल आता है उसी में होता है, या अन्य जो अरंडी के तेल होते हैं उसी के अंदर ये पाए जाते हैं। ये नेचुरल होते हैं, तेल या वसाओं में पाए जाते हैं। तो साबुन की परिभाषा क्या हो जाती है, आपको ये लिखना है कि लंबी, या ऐसे लिख देंगे दीर्घ कार्बन श्रृंखला। देखो बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला है जिसमें 12 से लेकर मुख्यतः 18 कार्बन तक जिसमें होंगे, उसमें उसका हम साबुन बनाने का इस्तेमाल करेंगे। अगर इससे कम लेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का साबुन नहीं बनेगा। तो अच्छी क्वालिटी का साबुन बनाने के लिए हम एक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल लेते हैं। तो दीर्घ या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को हम क्या कहते हैं, उनको हम साबुन कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है। अब बात आती है साबुन बनाने के लिए कौन कौन से आवश्यक पदार्थ होते हैं। तो साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ देखो, हमें एक तो चाहिए वसीय अम्ल चाहिए। तो वसीय अम्ल जिसके अंदर किसी भी तेल में या वसा के अंदर पाया जाएगा। ये क्या होते हैं, ये कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 वाले वसीय अम्ल अपन लेते हैं मुख्यतः।
ये जो वसीय अम्ल लेंगे हम, जिसमें कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक होंगे, इतने लंबे श्रृंखला वाले कार्बन होंगे इसके अंदर, तो ये वसीय अम्ल होते हैं। जैसे मान लीजिए अपन जो सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं स्टेरिक अम्ल, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पामेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, तो ये सभी वसीय अम्ल होते हैं। जैसे स्टेरिक अम्ल के अंदर कार्बन 18 होते हैं, इससे 18 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। पामेटिक अम्ल जिसमें 16 कार्बन की एक श्रृंखला होती है, सारे 16 कार्बन होते हैं इसमें। ओलिक अम्ल में जैसे 18 कार्बन होते हैं। तो इसमें ओलिक ये क्या होता है, इसमें कुछ जगह पर डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि स्टेरिक में भी 18 होते हैं, ओलिक में भी 18 होते हैं। जबकि ओलिक में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में पूरे में एकलबंधी होता है, जबकि इसमें एकलबंध के अलावा द्विबंध भी पाए जाते हैं। तो बस ये फ़र्क होता है इनमें। तो स्टेरिक अम्ल में भी 18 कार्बन है, पामेटिक के अंदर आपको ध्यान रखना 16 कार्बन है टोटल, और ओलिक अम्ल में 18 कार्बन होते हैं। तो ये संतृप्त एक स्टेरिक अम्ल जो होता है ये संतृप्त होता है, और ओलिक अम्ल असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। तो इनमें से किसी को भी अपन ले लेते हैं साबुन बनाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए अपने स्टेरिक अम्ल ले लें, हम स्टेरिक अम्ल ले लेते हैं, तो टोटल इसमें हम 18 कार्बन होते हैं, जिसके अंदर ये जो COH है ये भी गिन लिया जाता है। दूसरा अपन जो पदार्थ लेते हैं वो देखो लेते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन क्षार बोलते हैं, NaOH और KOH जो इसको सूत्र के रूप में अपन लिखते हैं, तो एक क्षार लेंगे। और तीसरा पदार्थ अपन लेंगे सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन साधारणतः नमक भी कहते हैं। तो ये 3 पदार्थ ले लेते हैं। इसके अलावा अपन को इनको गर्म करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और कुछ बड़े कढ़ाई या बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब साबुन कैसे बनता है देखो। तो साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है, साबुन बनाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, साबुनीकरण कहेंगे। तो साबुन कैसे बनता है, हम क्या करेंगे कि एक बड़ी, जैसे हमने एक ले ली, मान लीजिए हमने एक बर्तन ले लिया बहुत बड़ा, उसको हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या ले लेंगे अपन, वसीय अम्ल ले लेंगे। वसीय अम्ल ले लेंगे तो उस वसीय अम्ल के साथ ही हम NaOH या KOH, अगर हमें सॉफ्ट साबुन बनानी है, एक नहाने की साबुन बनानी है, तो अपन KOH काम में लेंगे। और अगर हमें थोड़ी कपड़े धोने वाली साबुन बनानी है तो अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक क्षार, एक वसीय अम्ल ले लेंगे, जैसे स्टेरिक अम्ल ले लिया, और उसके साथ हमने ये NaOH इसके अंदर डालकर हम इसको गर्म करते हैं। तो धीरे धीरे होता क्या है कि इसमें सोडियम या पोटेशियम के लवण बन जाते हैं, और वो इसके अंदर बन जाते हैं। अब क्या होता है, उस एक साबुन के साथ साथ इसमें एक ग्लिसरॉल भी बनता है। अब उस ग्लिसरॉल को हटाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। तो नमक डालने से क्या होता है, जो साबुन होती है वो ऊपर तैरने लगती है और ग्लिसरॉल नीचे चला जाता है। तो इस ग्लिसरॉल को अलग कर लेंगे, इस साबुन को अलग कर लेंगे, फिर इसको ठंडा होने देते हैं। फिर जैसे पीस बनते हैं इसके, इस तरह से अपन इसको कटिंग करके पीसों में जैसे सांचे होते हैं उसके हिसाब से साबुन बना लिए जाते हैं। तो साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वसीय अम्ल में NaOH या KOH ये डाल देंगे अपन। तो अगर अपन को बहुत ही सॉफ्ट साबुन बनाने हैं तो हम KOH का इस्तेमाल करेंगे, वरना अपन साधारणतः जो साबुन आते हैं उनमें NaOH का इस्तेमाल करते हैं। तो वसीय अम्ल में NaOH या KOH का जलीय विलयन, जैसे वसीय अम्ल ले लिया और फिर हमने NaOH और KOH को जल में घोलकर उस वसीय अम्ल में मिलाकर गर्म करने पर साबुन व ग्लिसरॉल बनते हैं। तो क्या करेंगे, वसीय अम्ल में NaOH और KOH का घोल बनाकर उसमें डाल देंगे, फिर दोनों को साथ साथ गर्म कर लेंगे। गर्म करने पर क्या होता है, साबुन बनता है और ग्लिसरॉल भी बनता है। अभी ग्लिसरॉल को साबुन से हटाना पड़ता है। तो साबुन को ग्लिसरॉल से अलग करने के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl मिलाया जाता है, जिससे साबुन अलग होकर तैरने लगता है। तो हम उसको अलग कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर अब एक प्रश्न बनता है कि तो ये बनता है कि साबुनीकरण क्या है, और फिर ये बनता है कि साबुन को निथारने के लिए, साबुन को अलग करने के लिए, ग्लिसरॉल से अलग करने के लिए कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है सोडियम क्लोराइड या NaCl, नमक का अपन इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो इससे क्या होगा, जो ग्लिसरॉल है वो नीचे चला जाएगा, उसको हटा देंगे, फिर ऊपर जो साबुन होगी उसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर साबुन को निथारने के लिए, अलग करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है।
अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए ये है C17H35COOH, ये है हमारा स्टेरिक अम्ल। ये क्या है? ये स्टेरिक अम्ल है, वसी अम्ल है। इसमें देखो 17 और 1 18, टोटल 18 कार्बन है इसके अंदर। इसको हमने डाल दिया NaOH के साथ, इसको हमने क्या कर लिया, इसको गर्म कर लिया है। अब हम गर्म कर रहे हैं तो देखो ये बन गया। ये जो NaOH है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, इस H को हटा देगा और इसकी जगह जाकर जुड़ जाएगा, तो इसका एक लवण बन गया C17H35COONA। ये जो सोडियम लवण बन गया ये साबुन है। क्या बन गया? ये साबुन बन जाता है और इसके साथ एक ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है। जैसे अगर हम NaOH की जगह KOH भी डाल सकते हैं, जैसे इसके अंदर हमने KOH डाल दिया, तो ये है हमारा स्टेरिक अम्ल। की कौन सा है? ये स्टेरिक अम्ल है। इसमें हमने KOH डाल दिया तो सोडियम की जगह KOH जुड़ जाता है, था C17H35COOH। ये भी एक साबुन है, क्योंकि तो हम साबुन की परिभाषा क्या दी थी हमने? लंबी कार्बन श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो सोडियम लवण बन जाएगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो पोटेशियम लवण बन गया। तो ये एक साबुन का निर्माण हो चुका है। देखो ये, अब देखो पोटेशियम जो लवणों से बने हुए साबुन होते हैं वो अधिक मृदु होते हैं। मृदु का मतलब सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, जिनसे अपन शैम्पू के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या शेविंग क्रीम के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, या उसमें भी मिलाए जाते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए कुछ अपन साबुन देखते हैं जिनमें आर पार दिखता है। तो अगर हमें पारदर्शी साबुन बनाने हैं तो एक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ग्लिसरीन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है ग्लिसरीन। और मृदु साबुन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल, कौन से लवणों का इस्तेमाल होता है? वो पोटेशियम लवणों का इस्तेमाल होता है। तो कौन से साबुन मृदु होते हैं? पोटेशियम लवणों से बने हुए साबुन। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि साबुन हम देखते हैं कि मृदु जल में सफाई का कार्य करता है और कठोर जल में कार्य नहीं करता है। इसका कारण बताइए। तो मृदु जल का और कठोर जल, यानी साबुन मृदु जल में आसानी से कार्य करता है जबकि कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? तो पहले बात समझो, मृदु जल क्या होता है? मृदु जल होता है जिसमें खनिज लवण या जो लवण होते हैं वो पहले से नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। जैसे मान लीजिए वर्षा का पानी है, वर्षा जल है, हमारे जो नल का जल है, या जो आसूत जल है, ये सभी मृदु जल में आते हैं। तो इनसे क्या होता है? इनसे साबुन है वो अच्छी तरह से कपड़े की सफाई कर देता है। लेकिन कठोर जल है जिसके अंदर खूब सारे, जैसे मान लीजिए एक समुद्री पानी है या खारी झील का पानी है, तो उसमें ये खारा पानी है, तो उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारे लवण घुले हुए होते हैं, तब ये साबुन काम नहीं करता है, साबुन कपड़े की सफाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो उसका कारण देखिए, तो अपन इसको कारण पढ़ते हैं। तो ये एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो पहले तो मृदु जल और कठोर जल क्या होता है? देखो, ऐसा जल जिसके साथ साबुन आसानी से झाग बना लेते हैं। अगर आसानी से झाग बना लेगा तो इसका मतलब वो कपड़े की भी अच्छी तरह से सफाई करेगा। तो ऐसा जल जिसके साथ साबुन आसानी से झाग बना लेते हैं उसे मृदु जल कहते हैं। इसमें लवणों की मात्रा बहुत कम या अनुपस्थित होती है। ये कारण है, ये झाग क्यों बना रहा है? क्योंकि मृदु जल में लवण बहुत कम होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। जबकि कठोर जल में क्या होता है? देखो, कठोर जल में ये होता है कि ऐसा जल जिसके साथ साबुन आसानी से झाग नहीं बनाते हैं। आसानी से झाग नहीं बनाएंगे अपन, जैसे ही पानी लेकर साबुन को रगड़ेंगे तो वहाँ पर झाग ही नहीं बनेगा और साबुन भी ख़त्म होने लग जाती है, झाग भी नहीं बनते हैं और फिर कपड़े की भी सफाई नहीं होती है। तो ये जो झाग नहीं बनाते हैं ऐसा पानी क्या कहलाएगा? कठोर है। अगर साबुन पानी के साथ झाग नहीं बना रही है तो हम ये कह देंगे कि ये पानी है वो कठोर है। अब इसमें होता क्या, क्यों नहीं बनाते हैं? तो कारण ये है कि कठोर जो जल होता है, कठोर जल में कैल्शियम Ca+2 और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। अब ये आयन क्या करेंगे? तो इसको देखते हैं। देखो अपन, ये आयन क्या करेंगे?
ये जो हम कठोर जल के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, जो साबुन के अणु में जो सोडियम जुड़ा हुआ था, सोडियम लवण सोडियम जुड़ा हुआ था, उसको हटा देंगे। कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए साबुन के अणु में से जो सोडियम जुड़ा हुआ था उसको हटा देंगे और खुद इस सोडियम के की जगह जाकर जुड़ जा देंगे। इसको तो यहाँ से वहाँ से भगा देंगे, हटा देंगे और खुद जाके जुड़ जाएंगे सोडियम की जगह। तो फिर क्या बनेगा? तो ये सोडियम को हटाकर वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बना लेते हैं। मतलब जैसे आप देखिए, ये था अपना C17H35COONA, ये साबुन था। अब जैसे ही कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण जल के अंदर होंगे, तो ये क्या करेंगे, इस सोडियम को यहाँ से हटा देंगे और खुद ही इस तरह से जुड़ जाएंगे। जैसे ये है C17H35COO, कैल्शियम खुद जुड़ गया है यहाँ पे आगे। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये एक अघुलनशील पदार्थ बनाएगा। तो सोडियम को हटाकर वसीय अम्लों के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण बना लेते हैं। ऐसे लवण जल में अघुलनशील होते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अब ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बने ना, ये पानी में घुलेंगे नहीं, ये अघुलनशील होते हैं और जमने लगते हैं। अब जितना अपन साबुन को रगड़ेंगे, ये अघुलनशील लवण बनेंगे और वो कपड़े में फिर से जम जाएंगे, फिर साबुन रगड़ेंगे फिर से जम जाएंगे। तो सफाई की क्रिया अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो सीधा सा बात यह है कि कठोर जल में साबुन काम क्यों नहीं करता है, तो उसका कारण यही है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जो साबुन के अणु के अंदर जो सोडियम उपस्थित होता है उसको हटाकर स्वयं जुड़ जाते हैं और वसीय अम्लों के कैल्शियम मैग्नीशियम लवण बना लेते हैं, जो जल में अघुलनशील होते हैं और कपड़े पर जमने लगते हैं, जिससे कपड़े की सफाई नहीं हो पाती है। अब इसका समाधान क्या है? तो समाधान देखो, कठोर जल के साथ साबुन की जगह हमें अपमार्जक यानी जो डिटर्जेंट आते हैं उनका इस्तेमाल करना होता है। तो उसके लिए साबुन का हमें नहीं लेते हैं कठोर जल में, फिर जो अपमार्जक आते हैं उसी को अपना इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना अपमार्जक। ये जो अपमार्जक होते हैं, ये देखो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ये संश्लेषित होते हैं, पहले बात तो ये ध्यान रखेंगे। तो अपमार्जक, इसको डिटर्जेंट बोल रहे हैं अपन। अपमार्जक भी साबुन के समान ही होते हैं, लेकिन ये मृदु और कठोर जल के साथ आसानी से झाग बना लेते हैं। ये इनकी एक बड़ी विशेषता है कि अपमार्जक को चाहे मृदु जल हो चाहे कठोर जल हो, सबके साथ ये आसानी से झाग बना लेते हैं। सभी के दोनों जलों के साथ सफाई का कार्य अच्छी तरीके से करता है। अतः सफाई के लिए क्या करते हैं, अपमार्जक का व्यापक उपयोग होता है। तो आप अगर एक पर्सन आ गया, क्या एक जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ के पानी है वो साबुन से अच्छी तरह से कपड़ों की सफाई नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, तो हम अपमार्जक का उपयोग कर लेंगे, क्योंकि अपमार्जक मृदु जल हो या कठोर जल हो, दोनों के साथ आसानी से काम करता है। उसके साथ झाग बनाएगा और झाग बनेगा तो साबुन या जो अपमार्जक होंगे वो कपड़े की अच्छी तरीके से सफाई कर देंगे। अब बात आती है कि ये जो अपमार्जक होते हैं ये होते क्या है, इनकी परिभाषा क्या आती है, तो इनकी परिभाषा याद रखिएगा। तो अपमार्जक क्या होते हैं, परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको बहुत ही सिंपल लिखना है, सोडियम एल्किल सल्फोनेट, ये याद रख लीजिए। सोडियम एल्किल सल्फोनेट, जैसे ये सोडियम है, इसमें आर का मतलब एल्किल है और ये सल्फोनेट है, तो सोडियम एल्किल सल्फोनेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये दो आपको याद करने हैं, दो वाक्य, सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवणों को ही हम अपमार्जक कहते हैं। जैसे इसमें एक एल्किल तो था, एक बेंजीन और जुड़ गया, और ये सल्फोनेट और सोडियम और है, तो ये संश्लेषित होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपमार्जक में क्या लिखना है, ये लिख देना है कि वसीय अम्लों के, अगर ये इतना याद नहीं रहे तो आप इतना ही कर सकते हो कि वसीय अम्लों के सल्फोनेट लवणों को अपमार्जक कहते हैं। सल्फोनेट लवणों को क्या कहते हैं, अपमार्जक। और आप बिल्कुल सही से लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हैं आप कि वसीय अम्लों के जो सोडियम एल्किल सल्फोनेट होते हैं या जो सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवण होते हैं, उन्हीं को हम अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक, प्रश्न एक आता है देखो ये, कि अपमार्जक कठोर जल के साथ आसानी से कार्य करते हैं, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। इस तरह का एक बोर्ड में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी हम साबुन देख रहे थे, तो साबुन कठोर जल में क्या होता है,
कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। ये भी अपन साबुन में देख रहे थे। ये क्या करते हैं, साबुन में जो सोडियम उपस्थित होता है उसको हटाकर ये दोनों खुद जुड़ जाते हैं और वहाँ पर अघुलनशील लवण बना लेते हैं। वो अघुलनशील लवण क्या होता है, कपड़े पर जमता जाता है और कपड़े की फिर साबुन सफाई नहीं कर पाता है। तो अब अपमार्जक क्या करेगा, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बन जाता है कि अपमार्जक कठोर जल के साथ आसानी से कार्य कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पर बस यही फर्क है कि जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो अपमार्जक के जो सोडियम होता है, जैसे इसमें भी सोडियम है, उसको हटाकर कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। तो ये जो सल्फोनेट होता है ना, ये क्या करता है, जल में घुलनशील होता है। तो अगर ये सोडियम को हटाकर फिर खुद और जुड़ जाएंगे तो जुड़ने के बाद भी ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट बनेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये सल्फोनेट क्या होता है, जो जल में घुलनशील होता है, जबकि साबुन में वो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण क्या थे, अघुलनशील थे। यहाँ पर क्या बनते हैं, घुलनशील। देखो जल में घुल जाएंगे, घुलनशील हो गए तो ये जल में ही घुले रहेंगे, कपड़े पर जमते नहीं है। तो ये लवण जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट बना लेते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं और जमते नहीं हैं, अतः सफाई की क्रिया आसानी से हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि साबुन के साथ कठोर जल की कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण अघुलनशील लवण बनाते हैं, जबकि अपमार्जक के साथ कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण घुलनशील लवण बनाते हैं। तो घुलनशील हो गए तो ये जल में घुले रहेंगे, तो जल के साथ ही कपड़े से हट जाएंगे, और वो अगर साबुन में घुलनशील होंगे तो वो कपड़े पर जमते जाएंगे और फिर साबुन कपड़े की सफाई नहीं कर पाएगा। अब आता है एक, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अपमार्जकों की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने वाले एक यौगिक का उदाहरण दीजिए, ऐसा भी एक प्रश्न आ सकता है। आजकल बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट आएंगे जिनकी क्वालिटी भी अच्छी आती है और उनकी कपड़े की जो सफाई करने की जो ताकत है, वो क्षमता है, वो भी काफ़ी अच्छी आती है। तो उनमें क्या होता है, कुछ वैसे और पदार्थ मिले जाते हैं, जैसे फॉस्फेट है और सोडियम पर ऑक्सीबोरेट। सोडियम पर ऑक्सीबोरेट, एक तो फॉस्फेट या सोडियम पर ऑक्सीबोरेट, इनमें से आपको एक नाम याद रखना है कि जो अपमार्जक की गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाने वाला यौगिक होता है, उसका एक उदाहरण आपको याद कर लेना है। अब बात आती है, देखो एक परीक्षा में इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने ये पूरी तरह से एक अंतर लिख के रखा है, ताकि आपको फटाफट इसमें से बता देते हैं कि साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो देखो इसकी परिभाषा का अंतर लेते हैं। इधर हमने साबुन ले लिया, इधर हमने अपमार्जक ले लिया। और ये भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है डिफरेंस वाला या अंतर वाला, तो आपको क्या करना है, कॉपी के पृष्ठ के इस तरह से दो भाग करने हैं और एक तरफ एक पॉइंट लिखना है, दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट लिखना है, और उसके सही नंबर लगाते हुए अपन अंतर का प्रश्न हल करते हैं। तो ये एक तरीका होता है अंतर के प्रश्न को हल करने का। तो देखते हैं, देखो साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा का अंतर ले लेते हैं हम। देखो तो साबुन को हमने क्या कहा था कि ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि ये कैसे लवण होते हैं, ये सल्फोनेट लवण होते हैं। यहाँ पर आप ये तो होते हैं सोडियम और पोटेशियम लवण, और अपमार्जक कैसे होते हैं, सल्फोनेट लवण। तो ये सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवण होते हैं। अगर पूरा याद नहीं रहे तो आपका लास्ट का याद रख लेना कि अपमार्जक वसीय अम्लों के सल्फोनेट लवण होते हैं, और जो साबुन होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो एक तो इसकी परिभाषा का अंतर हो गया। दूसरा फर्क देखो, ये साबुन में देख रहे हैं, देखो ये कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये अघुलनशील लवण बनाते हैं। अभी आपको हमने पढ़ा था कि क्या बना लेते हैं, कठोर जल के साथ अघुलनशील लवण बना लेते हैं। इसका कारण ये है। जबकि अपमार्जक क्या करते हैं, ये कठोर जल में सफाई का कार्य आसानी से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कठोर जल के जो लवण होते हैं वो घुलनशील लवण बना लेते हैं, इसलिए पानी में घुल जाएंगे वो और आराम से कपड़े से हट जाएंगे। तो साबुन सफाई का कार्य नहीं करता है, अपमार्जक कठोर जल में सफाई का कार्य आसानी से करता है। तीसरा अंतर देखो, ये प्राकृतिक तेलों और वसाओं से बनाए जाते हैं, यानी नेचुरल ऑयल होते हैं, ये नेचुरल होते हैं ये, लेकिन ये कृत्रिम रूप से संश्लेषित होते हैं, ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं।
साबुन, देखो साबुन ये जीवाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। अपघटित का मतलब है ये जब पानी के साथ बहकर जाते हैं तो इनको कई जीवाणु है वो तोड़ देते हैं, इसलिए अतः ये जल प्रदूषण की अधिक समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी साबुन से जल प्रदूषण की अधिक समस्या पैदा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जीवाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं अपघटित? उसका कारण ये है कि ये नेचुरल प्राकृतिक तेलों से और वसाओं से बने हुए होते हैं। तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसलिए ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं। जबकि अपमार्जक देखो ये संश्लेषित है, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, तो ये जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। अतः इनसे जल प्रदूषण की अधिक समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे जल प्रदूषण के लिए अपमार्जक है वो खतरनाक होते हैं, ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अगला देखो अंतर देखते हैं। साबुन त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। जब अपन साबुन से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथ है वो कट जाते हैं, त्वचा कटने लगती है। तो इसका है कि ये जो त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि अपमार्जक त्वचा के लिए हानिकारक नहीं है। अगला 6 नंबर का अंतर देखते हैं कि अगर अपन साबुन को, जैसे अपन कपड़े धोते हैं तो साबुन जल में देरी से घुलता है। बहुत देरी, जब उसको काफ़ी देर तक रगड़ना पड़ता है तब जाकर वो पानी में घुलता है। तो साबुन जल में देरी से घुलते हैं। जबकि अपमार्जक क्या होते हैं? ये जल में बहुत तेज़ी से घुल जाते हैं। जैसे हमने अपमार्जक डाला, थोड़ा सा हिलाया और अपमार्जक पानी में घुल जाते हैं। अब जैसे एक अपन साबुन का उदाहरण देखते हैं। प्रश्न आ गया कि साबुन का एक उदाहरण दीजिए, तो आप क्या लिखोगे? जैसे सोडियम स्टेरेट या पोटेशियम स्टेरेट। अभी हमने लिखा था ना C17H35 COO Na, या तो ये लिख देंगे या C17H35 COO K। तो सोडियम स्टेरेट या पोटेशियम स्टेरेट ये एक साबुन हो गया, तो साबुन का उदाहरण याद रखिएगा। और एक अपमार्जक का उदाहरण भी याद रखिएगा। अपमार्जक होता है सोडियम लोरिल सल्फेट। तो जो ये लोरिल सल्फेट है ये भी एक तरह का अपमार्जक है, जो कि अभी खूब अपन इस्तेमाल करते हैं। अब इसका लास्ट एक टॉपिक और देख लेते हैं। इसके जो साबुन द्वारा जो क्रिया होती है कपड़े के साफ करने की क्रिया, उसको हम क्या कहेंगे? तो वो और देख लेते हैं अपन। देखो तो ये है हमारी, इसको हम कह रहे हैं मेजेल के निर्माण और साबुन की शोधन क्रिया। मेजेल का निर्माण और साबुन की शोधन क्रिया। तो देखो मेजेल का निर्माण क्या, मेजेल क्या होता है, और शोधन का मतलब होता है सफाई। साबुन सफाई कैसे करता है? तो साबुन हो या अपमार्जक को, दोनों सफाई है वो एक जैसे तरीके से ही करते हैं, यानी मैल को उठाएंगे। तो साबुन तथा अपमार्जक दोनों द्वारा मिजेल बनाकर ही शोधन या सफाई की क्रिया की जाती है। तो दोनों क्या करेंगे? शोधन की क्रिया करेंगे। अब मिजेल का निर्माण कैसे होता है? तो मिजेल क्या होता है? देखो मिजेल निर्माण को समझने के लिए अपन साबुन सोडियम स्टेरेट का उदाहरण लेते हैं। हमने एक साबुन ले लिया सोडियम स्टेरेट। कौन सा साबुन हो गया? सोडियम स्टेरेट का सूत्र क्या होता है? C17H35 COO Na। ये अपन साबुन ले लिया हमने। सोडियम स्टेरेट जैसे ही साबुन जल के संपर्क में आता है, जैसे अपन साबुन को जल में रगड़ते हैं कपड़े के ऊपर, तो क्या होता है कि जल के संपर्क में आता है तो ये इसका जल में आयनन हो जाता है। आयनन का मतलब ये आयनों में बटना, ये अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे ये साबुन है, इस साबुन को लेकर हमने जल में कपड़े के ऊपर इसको रगड़ा तो ये अपने दो आयनों में बट गया। जैसे एक तो ये C17H35 COO- ऋणायन और सोडियम धनायन। तो इस तरह से ये अपने दो आयनों में बट गया है। ये एक्चुअल में साबुन का अणु है। ये किसका अणु है? ये साबुन का अणु है। तो एक तरफ देखो, एक तरफ तो इसमें एक कार्बन श्रृंखला होगी बहुत लंबी, एक तरफ इसमें ये एक आयनिक सिरा होगा। तो हम इसको, ये तो गया साबुन या जिसको सोडियम स्टेरेट अपन कह रहे हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो जैसे इसे पूरे कार्बन को अपन R लिख दें तो COO Na है, इसको जैसे जल में घोला R और Na यानी अपने आयनों के अंदर ये विभक्त हो गया। तो हमारे पास जैसे ये एक साबुन का अणु प्राप्त हो गया। ये ऊपर वाला एक ही बात आपको इस तरह भी लिख सकते हो। जैसे इस पूरे सूत्र को आप R लिख दो। R का मतलब है ये कार्बन और हाइड्रोजन की एक श्रृंखला खूब सारी। तो जैसे अपन एक साबुन का अणु दिखाएं तो इस तरह से इसको दिखा दें। जैसे ये तो हो गई एक कार्बन की पूरी श्रृंखला और इसका एक सिरे पर है ये COO ऋणायन ये। तो इस साबुन के अणु के अपन देखें तो अगर एक साबुन का अणु इस तरह से भी अपन बनाए मान लो, तो इसमें ये इसके सिरे हो गए। देखो ये जैसे साबुन का दो सिरे हो गए। ये तो जिसके अंदर कार्बन ही कार्बन है
और ये हो गया ये ऋण आयन वाला सिरा, जैसे ये तो हो गया माइनस वाला और ये कार्बन वाला हो गया। तो ये जो आयनिक सिरा होता है ये जल स्नेही होता है, अर्थात इसको ध्रुवीय सिरा भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो साबुन के अणु के दो सिरे हो गए, एक तो जो जल से स्नेह करेगा वो, यानी जल में घुलते ही साबुन हो या मार्जो हो उसके दो सिरे हो जाते हैं, एक तो जल स्नेही सिरा जो जल से स्नेह करेगा, और एक जल विरोधी सिरा जो जल के विरोध में रहेगा यानी जल से दूर भागेगा। ये जो जल विरोधी सिरा होता है ये तो कौन सा होता है, ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे 17 कार्बन और 35 हाइड्रोजन है, तो ये जो पार्ट है ये कौन सा है, ये जल विरोधी भाग है। कौन सा भाग है, जल विरोधी भाग, जैसे C17H35 वाला ये पूरा जल विरोधी भाग है। और जो ये लास्ट वाला बच गया ये COO माइनस, ये जल स्नेही भाग होता है, इसको ध्रुवीय भाग भी कहते हैं। तो ध्रुवीय भाग तो होता है जल स्नेही, हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है जल विरोधी। यानी साबुन के अणु के अब दो भाग हो गए, दो सिरे हो गए, एक तो जल विरोधी और एक जल स्नेही। तो जल स्नेही तो किधर की तरफ रहेगा, जल की ओर रहेगा, ये याद रखना है। और जल विरोधी सिरा कहाँ रहेगा, मेल की तरफ, मेल की तरफ रहेगा। तो जल के साबुन में, तो जैसे जल में साबुन के आयन या अणु बन जाते हैं उसके दो सिरे हो जाते हैं, एक जल विरोधी सिरा जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन वाला भाग। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। देखो जल विरोधी है यानी जल का विरोध करता है, इसलिए जल से दूर भागेगा। तो जल से दूर भागेगा तो किधर रहेगा, जैसे ये एक आप देखो ये एक बीच में एक मेल का कण है या एक तेल की बूंद है, तो इधर ये जो आपको सिरा, ये इसकी तरफ मेल की तरफ सिरा दिख रहा है, ये तो होता है जल विरोधी, क्योंकि जल से दूर भागेगा। जो जल से दूर रहेगा वो मेल की तरफ रहेगा, और जो जल से स्नेह करेगा वो मेल से दूर यानी दूसरी साइड में रहेगा, तो ये जल की तरफ रहेगा। जो ये सिरा है ये जल स्नेही है, तो ये तो किधर रहेगा, जल की ओर। और ये जल विरोधी किधर है, ये मेल की तरफ है। देखो इस मेल या चिकनाई की तरफ है। अब क्या करेगा, ये जल स्नेही जल में घुला होता है, तो ये जल स्नेही सिरा है वो जल की तरफ आकर्षित होता है, इसे जल इसको खींचता है। तो जल जब इसको खींचता है तो ये जो मेल का कण है ये कपड़े से हट जाता है और ये जल के अंदर आ जाएगा। इस तरह से कपड़े की सफाई होगी। तो एक सिरा तो हो गया जल विरोधी, ये भाग मेल या चिकनाई की ओर स्थित होता है और अंदर की तरफ पाया जाता है, ये अंदर की तरफ है, देखो जल विरोधी भाग। दूसरा जल स्नेही भाग होता है जिसको ध्रुवीय भाग भी कह रहे हैं अपन, ये सिरा जल की ओर पाया जाता है अर्थात बाहर की ओर स्थित होता है। साबुन के ऐसे अनेक अणु, कैसे, ऐसे अणु जो ऊपर अपन देख रहे थे चित्र में, ऐसे अणु जैसे ये है अणु है, ऐसे अणु मेल या चिकनाई के चारों ओर घेर कर जो रचना बनाते हैं उसे मिजेल कहते हैं। तो ये तेल की बूंद है, इसको चारों ओर से ये साबुन के अनेक अणु चारों ओर से घेर रहे हैं। अब घेर रहे हैं तो जल स्नेही सिरा तो कहाँ है, बाहर की तरफ, और इस मेल की तरफ कौन सा सिरा है, जल विरोधी। तो अब जल स्नेही है तो यहाँ पर पानी है, तो ये जल स्नेही सिरा पानी की तरफ आकर्षित होगा इस तरह से। तो ये सभी पानी की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये जो जल विरोधी सिरा है ये तेल की बूंद को भी खींचेगा, तो जो तेल की या जो मेल है वो कपड़े से हट जाएगा, खिंचाव के कारण हट जाएगा। अब इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं। देखो तो ये मिजेल की संरचना है। मिजेल की संरचना में आपको क्या बनाना है, एक तेल की बूंद बनानी है, जैसे मेल और चिकनाई बना दी हमने, या आप यहाँ पर तेल बूंद भी लिख सकते हो, तेल बूंद। इसके चारों ओर इस तरह से आपको ये सिरे दिखा देना है, ये बाहर वाले को दिखा देना है जल स्नेही सिरा, और अंदर वाले जो हैं ये अंदर की तरफ मेल की तरफ इसको दिखा देना है आपको जल विरोधी भाग। अब देखो ये कैसे काम करता है। तो साबुन के अनेक अणु, देखो क्रियाविधि समझते हैं इसकी। साबुन के अनेक अणु मेल या चिकनाई या तेल की बूंद को चारों ओर से घेर कर मिजेल बना लेते हैं। ये जो मिजेल बन गया तेल की बूंद को घेर कर जो संरचना बन रही है इसको मिजेल बोल रहे हैं। तो ये मिजेल बना लेते हैं। साबुन का जल स्नेही सिरा जल में घुलनशील होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो जल स्नेही सिरा वो जल में घुलनशील होता है, जिससे मेल चिकनाई को कपड़े से हटाकर जल में खींच ले जाता है। तो जल स्नेही सिरा जल में घुलनशील होता है, तो इस जल स्नेही सिरे को जल अपनी तरफ खींचेगा। तो ये खिंचाव है वो मेल पर भी होगा, मेल के कण पर भी होगा। तो ये मेल है वो कपड़े से हट जाएगा और पानी में आ जाएगा। इस प्रकार कपड़े से मेल या चिकनाई हट जाता है और सफाई की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये जो जल स्नेही सिरे को जल खींच रहा है
और इस मेल के कण को कौन खींचेंगे, ये जल विरोधी भाग खींचेंगे। तो ये मेल का कण वो कपड़े से हट जाएगा और पानी में आ जाएगा। और कपड़े से अगर मेल हट गया तो हम कह देंगे कि कपड़े की सफाई हो चुकी है। तो ये इसकी क्रियाविधि होती है। तो अभी हमने 5वां लेसन भी पूरी तरह से पढ़ लिया है। हमने 4 लेसन पूरी तरह से पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट जो लेसन होगा वो जल्दी अपन उसका वीडियो आपके पास पहुंचा देंगे। तो ये अपने 5 पार्ट पूरे हो चुके हैं। तो अभी भी जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर भेजें। बाकी के अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आपको क्या करना है, अपने जो चैनल का नाम है ओके बायोलॉजी बाय BSS, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट के अंदर नाम है कक्षा 10 विज्ञान साइंस RBSC। इस नाम से आपके 5 पार्टों के वीडियो एक जगह पड़े हुए हैं। आपको जो भी पार्ट का वीडियो देखना है आप उसमें से वीडियो देखकर इसके अंदर पढ़ सकते हो।